हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम बीपीएससी के लिए ये घटना चक्र की जो पुस्तक है, विशेष तौर पर बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है, उससे आज हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास को। ठीक है, इसमें लगभग जो है 100 से अधिक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता देखिए आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और जो लेखन कला विकास होने से पहले के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जहां हमें लेखन की सामग्री भी प्राप्त हुई है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, मतलब पढ़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो अगर ऑप्शंस को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि पक्की ईंट से बनी हुई इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर ऑप्शन चेंज कर दिया जाए तो कई आंसर इसके हो सकते हैं, जैसे कि नालियों की व्यवस्था, समकोण में काटती हुई सड़कें। इस प्रकार से ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे हम ऑप्शन के थ्रू ही आंसर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। तो लोथल जो है ये एक बंदरगाह था। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि ये हड़प्पा काल का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है वी.ए. स्मिथ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की खोज किसने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर आकर्षित हुए थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, जैसे कि के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि हड़प्पा सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः वी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बोगाज कोई का क्या महत्व है। तो बोगाज कोई जो है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगर पूछा जाए कि, एक सेकेंड, बोगाज कोई एशिया माइनर भी कहते हैं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं दोस्तों। और इसमें जो है किस किस देवता का उल्लेख मिला है, तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का वर्णन मिला है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये हुआ था पुरुषनी नदी, और पुरुषनी नदी वर्तमान समय में से रावी नदी कहते हैं। इसके तट पर जो है 10 रागी युद्ध हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वां मंडल की 114 मंत्र सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में क्या है, तो 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी उत्पत्ति के विषय में पता चलता है 10वें मंडल से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ये हमने ऊपर वाले प्रश्न में दिया, सोम एक पेय पदार्थ है। ठीक है, पेय पर नामकृत देवता, सोम और सोम पे नामकृत जितने देवता है उसको समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ली गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। यह जो है 3य मंडल में वर्णित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट है। और अगर समय की बात की जाए तो 599 ईसा पूर्व हो जाएगा। पहले जो है, पहले के एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व दिया था, लेकिन अभी न्यू एनसीईआरटी में आपको 599 ईसा पूर्व मिलेगा। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में हुई थी। 72 साल की उम्र में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था।
तो भगवान महावीर का पहला शिष्य जो है इनके जो बेटी के पति यानी कि जमाई जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना नामक एक पुत्री थी और इस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। उनका प्रथम शिष्य भी थे ये। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है, कौन सी संप्रदाय? बहुरतवाद संप्रदाय की शुरुआत की और 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है वो कौन कौन थे? एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इसलिए इसको अलग से नोट कर दीजिए। इसका आंसर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले व्यक्ति थे और 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे किया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो पहली बार क्या बोलते हैं उसे, ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो दिया जाता है उपदेश, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपतनम। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने प्रचार प्रारंभ किए और उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतनम जो वर्तमान में सारनाथ कहलाता है वहां गए और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित है जिन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था कुशीनगर में और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल, अन्य राज्य भी गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। उसके बाद बाकी आप पढ़िए। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आता है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है इसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षा दी गई है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म देखिए और जैन धर्म दोनों अहिंसा के समर्थक है। वेदों के प्रति इन्होंने उदासीनता अपनाई है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, लेकिन जो है इसका आंसर है आत्मदमन। गौतम बुद्ध जो है इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है और वे मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर साधना और कायाकल्प में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक मानते थे। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा पंचम पीढ़ी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो बराबर की गुफाएं जो है आजीवकों का निवास स्थान था, मतलब निवास स्थान नहीं, मतलब यहाँ पे रहते थे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट पर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए जाते थे। अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सुप्रसिद्ध थे, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिए, सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना के थे उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन ने विकसित किया था पाटलिपुत्र को और इसे अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो जैसा कि मैंने बताया उदयन हो जाएगा इसका आंसर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छिवियों के द्वारा सबसे पहला गणतंत्र की स्थापना की गई थी। वैशाली के लिच्छिवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छिवी जो है वज्जी संघ का सर्वप्रमुख थे। लिच्छिवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे।
मगध की प्रारंभिक राजधानी है राजगिरी या गिरिब्रज। तो इसकी राजधानी जो है बदलती रही है, तो इसका क्रम आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। मगध का अजात शत्रु जो है शासक अजात शत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये पहचाना कि सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों में ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवा नाम पिए की पहचान सिन्हल के राजा तिस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिन्हली अनुश्रुतियों या दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। तो मास्की कहाँ पे है? कर्नाटका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है आया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक में निरियाकस, आनेसिक्रेट्स, अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो इनकी कुल जो है ये सारे प्रश्न के एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख, ये आपको याद होगा। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म पर प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो है चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव था जैन धर्म के प्रति। और ऑप्शंस के हिसाब से पूछा जा रहा है जैन धर्म के प्रति, तो खारवेल जो है इनका झुकाव था जैन धर्म के प्रति। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो किसने दिया है? विंसेंट स्मिथ ने दिया है कि अपनी रचना कौन सी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय से मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कह डाला। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। तो हुनों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट था स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है? अप्रहत भूमि किसे कहते हैं? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहते हैं। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अप्रहत भूमि कहलाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी टर्म है। चीनी यात्री शुंग युन भारत कब आया था? शुंग युन भारत कब आया था? चीनी यात्री सुन युंग जो है भारत कब आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारे आंसर चुनना है हमें।
इसमें आपने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग जो है भारत आया था। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना है चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन। इसका उत्कृष्ट अभिलेख मतलब क्या लिखा, उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण की। तो शासनकाल देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो उदंतीपुर जो है ये बिहार से संबंधित है। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र है और बिहार राज्य में अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरोगढ़ को बनाया। सिमरोगढ़ को बनाया कर्नाट वंश, ठीक है। कर्नाटक वंश का शासनकाल देख लीजिए 1097 से 1325 ईस्वी। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यह हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य होते हैं, यानी कि इन्हें नहीं छू सकते। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में हुई थी, कुंडग्राम, कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पीठक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। तो पहला तो हो गया था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह या राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थलों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है और इसे सुमेलित करना है। स्तंभ 1, 2। तो जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया और निधन हो गया कुशीनगर में। तो पहला का 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां, तो महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इन्हें कनिष्क के शासनकाल में एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। मुगल चित्रकला जिसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों, 16 मीन 16
महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और इसमें जो नाम दिए गए हैं वो थोड़े से 1 2 3 4 कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट ने की थी और वो गुप्त शासक कौन था? कुमार गुप्त सेकेंड, नहीं फर्स्ट। ठीक है, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेषों पर मतलब ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। इसकी स्थापना जो है सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने मच्छर काट रहा है, सॉरी गाइस। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है। अच्छा, आंसर तो नहीं बताया मैंने, बी है। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन एक और दूसरा कारण। पहला कथन है, दूसरा कारण है और आंसर पहला है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो इसका आंसर है पहला कथन जो है, पहला और दूसरा कथन सही है परंतु इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता, आर सही कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदों के बाद मौर्यों ने शासन किया था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा? घनानंद, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही था, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? राजा। उस समय जो है घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और ये सिकंदर के समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी से बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये शिवाजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था, तो वो हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। और क्या इसमें जो है सुदर्शन झील के विषय में बताया गया है कि सुदर्शन झील बनवाई गई थी। मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी और अशोक ने जो है इसका मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह है प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो हो जाएगी खरोष्ठी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी नहीं, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इसमें एक से अधिक आंसर होना चाहिए उपयुक्त। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए कि नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपा सीनवे बहु कल्याणे दया दाने सचे सोचिए मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है।
नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो है भाब्रू अभिलेख। और इससे याद करने के लिए ट्रिक है कि भावना में बह के उसने बता दिया कि वो मगध का सम्राट है, बस। ठीक है, नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये जो है आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, उपर्युक्त में से दोनों, मतलब एक से अधिक इसका आंसर है, क्योंकि इसमें विदेश नीति की भी व्याख्या की गई है। ये एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र को सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। कृषि, शिल्प और व्यापार की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। और वो कौन कौन से है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रमल सी किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो ये पुस्तक जो है इसके कोई लेखक ज्ञात नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रमल सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, जिसमें भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वो है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है, जिसमें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। चलिए आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था ऑप्शंस के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो सबसे ज्यादा वीम कडफिशस ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, वीम कहीं पे वीमा दोनों ही मिल सकता है आपको। कला की गंधार शैली किस समय फली फूली, तो कुषाणों के समय में गंधार शैली का विकास मतलब बहुत अधिक हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, पहला गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। गांधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया, सुंग वंश के बाद कन वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। 89 नंबर प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जहां से ये था कहां पे, ये बंगाल में था। ठीक है, बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगु कच्छ, जिसे भड़ोच कहते हैं। ठीक है, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो वो था गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, भूमि राजस्व की दर थी उपज का 1/6 भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो इसमें जो है गुप्तों का योगदान सबसे अधिक था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये कहा था आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो औषधि के क्षेत्र में जाने जाते हैं सुश्रुत, और मतलब ई इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। तो देखिए सुश्रुत को शैल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे और इनका कार्यकाल है लगभग 600 ईसा पूर्व। शौनक ऋग्वेद कालीन थे, शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, और सौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी के कार्य नहीं था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने मतलब सारे का एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया। शूद्रक कौन थे, शैल्य चिकित्सा के जनक थे।
सौमिल्य कौन थे? तो सौमिल्य जो है, सौमिला है ना, सौनक जो है ऋग्वेदकालीन थे, शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। तो इस प्रकार से ई आंसर है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण किया था। हुएन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा था? वो जगह थी मथुरा। कवि बाण की निवासी थे? तो ये थे पाटलिपुत्र के। तो ये बाण भट्ट की बात हो रही है, ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादंबरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो इत्सिंग ने जो है 671 से 672 ईस्वी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में प्राप्त किए थे? तो वो था बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? तो आपको पता ही है, बख्तियार खिलजी ने जो है यहाँ पे आक्रमण कर दिया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है इसने जला दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से मुसलमान होगा आंसर। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला जो है विक्रमशिला जो है शिक्षा का केंद्र था जिसकी संस्थापक धर्मपाल थे। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपवंश श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। दीपंकर, सॉरी गाइस गलत पढ़ा मैंने, दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। थोड़ा अजीब लग रहा सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। इसका आंसर है कदम्ब। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासों के लेखक है चंद्रवरदई। स्वप्न वाष्प दत्त के लेखक है भास। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास जी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो हो जाएगा मिलिंद पन्हो। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है अपने ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोपुरम। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न दिए थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम मध्यकाल की चर्चा करेंगे। थैंक गॉड, मुझे लगा वीडियो पॉज है। तो गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।